सेंटर ही सब कुछ करेगा, अगर मोदी सब कुछ करेगा तो स्टेट का सीएम क्या कर रहा है? फिर स्टेट का सीएम क्या कर रहा है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वो काबा वैली आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने बर्मा को गिफ्ट में दे दिया। उन्होंने सरकार नाकाम है सब लिखते हैं, हालाते आवाम कौन लिखेगा? ये अफीम की खेती आज की डेट में सबसे ज्यादा मणिपुर में होती है, जिसको पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया। सन 1921 में कुकी ईसाइयों की जनसंख्या 2% थी और 2023 में हो गई पत्रकार महोदय 41.29%। उसको बीच चौराहे पे सरेआम फांसी दो और उसके माता पिता को बुलाया जाए और उसकी माता से ये कहा जाए कि आपने कैसी कोक है आपकी। एकमात्र सोल्यूशन है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको इसके अलावा कोई कम नहीं कर सकता। मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है उससे पूरा देश अच्छी तरह से वाकिफ है। 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष एक तरफ मीटिंग कर रहा है, अब पूरे विपक्ष को मणिपुर का भी मुद्दा मिल गया है। लेकिन मणिपुर की असली सच्चाई क्या है, इसे आपको बताने के लिए आज जेवर 24 पर एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मणिपुर की घटना को विस्तार से जाना है और समझा है। हर्ष भाई, बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है मणिपुर में? पूरा विपक्ष गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है मोदी वहाँ नहीं गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या लग रहा है? ये वही लोग हैं पत्रकार महोदय जिन्होंने आज से पहले किसी मुद्दे का संज्ञान नहीं लिया। साक्षी को चक्कू मार के हत्या कर दी गई, ये वहां नहीं गए। श्रद्धा की हत्या कर दी गई, उनका काट के पीस में सूटकेस में पैक करके फेंक दिया गया, वहां नहीं गए। ये साउथ में घटना हुई, ये वहां पे भी नहीं गए। साउथ में जिसमें वो कुकर में उबाल कर रख दिया था एक लड़की को, ये वहां भी नहीं गए। ये मणिपुर में पत्रकार महोदय, ये मणिपुर की सिचुएशन जो आज क्रिएट की है ना, ये बातचीत क्यों नहीं कर रहे? आप देखो, अब आज की डेट में ये जो बात बोल रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, वो मुद्दा हमें भी पता है। बहन बेटियां सब देश की होती है पत्रकार महोदय, आपकी बहन है मेरी बहन है, आपकी माँ है मेरी माँ है, ठीक है। अगर किसी के साथ भी कोई भी घटना होती है तो ये बिल्कुल जघन्य अपराध है और हम कहते हैं कि बीच चौराहे पे फांसी दो उनको। मुद्दा ये नहीं है कि बाकी नारियों के साथ क्या, मुद्दा ये है कि मणिपुर में ऐसी स्थिति उत्पन्न किसने करी, ये मुद्दा है पत्रकार महोदय। ये ब्रिटेन टाइम से, ब्रिटिश टाइम से है ये मुद्दा। तो ये स्थिति मतलब मणिपुर में पैदा कैसे हुई है, किसने की है? पत्रकार महोदय, ये 1949 में मर्ज हुआ था मणिपुर भारत देश में। उस टाइम जब संविधान बना 1950 के अंदर, जब संविधान बना तो ये जब से दिक्कत आनी शुरू हुई है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, किसी न्यूज के माध्यम से कोई ये बात नहीं बता रहा। मैं कई दिनों से न्यूज देख रहा हूँ पत्रकार महोदय। इसमें 3 समुदाय है आज की डेट में पत्रकार महोदय, कुकी, नागा और मैती। सर, यहाँ जब ब्रिटिश टाइम में, इससे पहले जब ये 1949 में भारत में मर्ज हुआ था, तो उससे पहले ब्रिटेन यहाँ पे था भारत के अंदर। सब जानते हैं कि ब्रिटेन का राज था मणिपुर के अंदर भी। और मणिपुर जो मर्ज हुआ 1949 में, उससे पहले भी ब्रिटेन का राज था मणिपुर के ऊपर। तो ब्रिटेन ने जब वहाँ ब्रिटेन गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत प्रकृति प्रेमी है। वहाँ मैती हिंदू समुदाय के लोग रहा करते। इन्होंने क्या करा, ट्राइबल नॉन ट्राइबल में पहले डिवाइड करके लोगों को, और वहाँ पे परमिट्स बना दिए, आउटर परमिट, इनर परमिट, उसके तहत कि ये आ सकते हैं, ये लोग नहीं आ सकते, इस तरह से। और उसके बाद इन्होंने क्या भापा कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और लैंड बहुत फर्टाइल है और यहाँ पे ऑयल भी है, तो इनको यहाँ चाय की खेती करने और ऑयल मिल गया, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाए इनडायरेक्टली। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे पैसे का अच्छा आदान प्रदान होगा, पैसे की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, जिसको ये अपने षड्यंत्रों में यूज करेंगे, जो ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराते थे मिशनरी, जो ब्रिटेन के टाइम पे कन्वर्ट होते थे। अब पत्रकार महोदय, क्या हुआ, 1949 से पहले जो मैती समुदाय का, तो उसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा था। मैती समुदाय जो था वो पूरे मणिपुर के अंदर कहीं पे भी जमीन ले सकता था। लेकिन 1949 में जब बोधिराज चंद्र जो वहाँ के राजा हुआ करते, बोधिचंद्र जी जो वहाँ के राजा हुआ करते, उन्होंने कहा कि भाई जवाहरलाल नेहरू को कि मणिपुर को हम भारत देश में मर्ज कर रहे हैं और जो इनके राइट्स हैं, जो इनके शेड्यूल ट्राइबल का जो इनको स्टेटस देना है, वो आप संविधान में भी दीजिएगा ताकि ये पूरे मणिपुर में कहीं भी बस सकें। लेकिन सर, गलती 1950 में हुई, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के अंदर, जब उनसे ये बात करने के बाद संविधान के अंदर ये दर्जा उनको नहीं दिया गया जो उनको मिलना चाहिए था संविधान बनाते टाइम। अब उसके बाद क्या हुआ पत्रकार महोदय, एक एक्ट पास हुआ। और इसके साथ साथ एक और बताता हूँ, काबा वैली, एक जो वहाँ का सबसे फर्टाइल लैंड था मणिपुर का, वो काबा वैली मणिपुर का सबसे फर्टाइल लैंड आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने बर्मा को गिफ्ट में दे दिया। पहली गलती तो यही हुई। फिर दूसरी गलती हुई 1960 में लैंड रिफॉर्म एक्ट। पत्रकार महोदय, लैंड रिफॉर्म एक्ट क्या कहता है कि जो मैती समुदाय है, जो ये इस तरह से आप एक सर्कल की तरह समझो इसको, कि एक सर्कल है जिसके इनर कोर पे तो है मैती, आउटर मोस्ट कोर पे है नागा, कुकी,
और सबसे आउटर मोस्ट कोर पे नागा। ये ऐसे है कि जैसे ये पहाड़ है, पूरा पहाड़ी एरिया तो है कुकी और नागा का, और जो नीचे ग्राउंड वाला एरिया 10% एरिया जो है वो मैती का एरिया है। अब अकॉर्डिंग टू लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट 1960 वो ये कहता है कि जो मैती समुदाय है जो 10% भूभाग पे है वो 90% एरिया और पूरे 100% एरिया 90% एरिया पे कुकी और नागा वाले एरिया पे लैंड नहीं ले सकता। लेकिन कुकी और नागा जो 90% हिल एरिया पे है वो 10% एरिया पे जो प्लेन हिल में प्लेन में है उस जो मैती का एरिया है वहां पे लैंड ले सकता है और वहां पे भी ले सकता है। तो सर ये अनइक्वल हुआ ना, अनफेयर हुआ ना, ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता ना। जब ये सारी पार्टियां कहाँ थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये सारी पार्टियां कहाँ थी, जब एक मैती समुदाय जो वहां का मूल निवासी है, जिस मैती के नाम पे मणिपुर का नाम पड़ा है, जब उसको उसके साथ पक्षपात की राजनीति हो रही थी और उसको उसके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, उसको मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा था, उसको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था जो हमारा संविधान दे रहा था, जब ये सारी पार्टियां कहाँ थी? नहीं, राहुल गांधी उसके बाद सुनिए, उसके बाद सुनिए आप, फिर दौर शुरू हुआ 1990 से जब बर्मा ने इस चीज को भापा कि ये जगह बहुत फर्टाइल है और इससे भारत विरोधी गतिविधियां हो सकती है, तो चाइना ने बर्मा के अंदर आम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू करा। वहां कुकी और नागा बसाए गए, पहले कन्वर्ट किए गए, नागालैंड के निवासी हैं नागा, तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। बाकी जो एक चिन समुदाय है वो बर्मा से आया है और वो पूरा का पूरा आर्म ट्रेंड है। उनको षड्यंत्र के तहत जंगलों में बसाया गया बर्मा के और उनसे ड्रग्स की खेती करवाई गई। पॉपी कल्टीवेशन और ओपीएम कल्टीवेशन होती है। पत्रकार महोदय बता देता हूँ जानकारी के लिए कि अफीम की खेती आज की डेट में सबसे ज्यादा मणिपुर में होती है, जिसको पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया अफीम की खेती ने। तो वो अफीम की खेती जो उन्होंने फौज तैयार कर रखी है, उनके पास इतने हाईटेक अनऑथोराइज्ड आर्म्स हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और पत्रकार महोदय वो आर्म्स जो उनको कैरी कर रहे हैं ना आज की डेट में, वो भारत की आर्मी से भी हाईटेक वेपन्स हैं। अब आप बताओ उन्हें कौन प्रोवाइड कर रहा है? चीन की आर्मी, चीन भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान की आईएसआई और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस MI6, इन तीनों का हाथ है वहां पे ट्रेंड करके यहाँ भेजने का और उसके बाद ड्रग की तस्करी कराने का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराने का। और ये जो आपका डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज आपको मैं बता देता हूँ पत्रकार महोदय, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये डेमोग्राफिक चेंज फ्यूचर में नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकता है, जिसका कल्पना कभी ब्रिटेन ने करी थी, लेकिन ब्रिटेन ये पूरा नहीं कर पाया। ब्रिटेन जो मणिपुर है उसको एक क्रिश्चियन किंगडम बनाना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जब 1947 में उन्होंने भारत को आज़ाद करा तो हिंदू मुसलमान के झगड़े होने लगे आज़ादी के टाइम, तो ये डर के वहां से भाग गए, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने उस मणिपुर पे कब्जा नहीं छोड़ा अपना। और आज की डेट में पत्रकार महोदय, इसलिए ब्रिटेन इनको इलीगल तरीके से जिस तरीके, चाहे वो वहाँ पे NGO लगा के फंडिंग करे, चाहे वो वहाँ मिशनरी छोड़ के फंडिंग करे, और यहाँ कन्वर्जेंस का दौर चला रहा है। और ये कन्वर्जेंस के दौर मैं गणित के आंकड़े द्वारा बताना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से। सन 1921 में कुकी ईसाइयों की जनसंख्या 2% थी, जो सन 21 में 21% हो गई और 2023 में हो गई पत्रकार महोदय 41.29%। सवाल यहाँ उठता है क्या? नहीं, सवाल यहाँ उठता है ना पत्रकार महोदय। मेरे घर पे कोई और संस्कृति कब्जा कर लेगी तो भारतीय संस्कृति कहाँ गई? मेरे भगत सिंह, मेरे चंद्रशेखर आजाद, मेरे सुभाष चंद्र बोस, मेरे जितने भी क्रांतिकारी थे वो भारतीय संस्कृति की तो लड़ाई लड़ रहे थे। अगर वो हाँ भर देते तो ब्रिटेन की संस्कृति यहाँ पे आ जाती, क्या दिक्कत थी? फिर ब्रिटेन वालों को कोई दिक्कत ही नहीं थी, संस्कृतियों की तो लड़ाई थी। तो अगर वो ये कर रहे थे, जब आप क्यों शांत थे? अब मैं और एक आंकड़ा बताता हूँ पत्रकार महोदय। 1911 में अगर हम बात करते हैं 1911 की, तो 1911 की पॉपुलेशन काउंटिंग, जनसंख्या जनगणना ये कहती है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। 100 साल के अंदर 2011 के अंदर ये जनसंख्या माइनॉरिटी में चली जाती है। सवाल तो यहाँ भी उठता है पत्रकार महोदय, लेकिन इन पार्टीज ने कभी नहीं उठाया। ठीक है, तो यहाँ मुद्दा ये आता है कि जो डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, जो मैती समुदाय के जमीन का हक, जो लैंड इम्बैलेंस है, उसको पूरा क्यों नहीं करा जा रहा? आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो पहुंचाए जा रहे हैं चीन से, ब्रिटेन से और बर्मा से, उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? और पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो बर्बाद करने की साजिश चल रही है, ये साजिश पिछले 75 साल से क्यों नहीं रुकी? सवाल यहाँ भी उठता है। और अंत में हाँ बोलिए सवाल। मुझे ये बता दीजिए कि साल 2024 में 10 महीने बाद लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ रहा है क्या ऐसी घटनाओं से या विपक्ष के बार बार चीखने से, चिल्लाने से मोदी पे? सर देखो, मोदी जी कानून नहीं बनाते। पहली बात तो मैं ये बता दूं, कानून बनाया जाता है हमारे और आपके द्वारा चुने गए सांसदों के द्वारा, जिनको जनता चुनती है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, जनता ने जिन्हें बहुमत देके वहां बिठाया है,
लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, पार्लियामेंट के अंदर ये चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि भाई इन क्राइम्स को कैसे रोका जाए। यहाँ मुद्दा अपोजिशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में, फर्क पड़ेगा तो नारी रक्षा और सुरक्षा का पड़ेगा। सर देखो, नारी के साथ जघन्य अपराध हो रहा। नारी ना कुकी की होती, ना मैती की होती, ना नागा की होती, ना बर्मा की होती, ना मणिपुर की होती, ना नागालैंड की होती। नारी नारी होती है और नारी देश की होती है, और वो बेटी होती है देश की, या माँ होती है या बहन होती है। अगर उसके साथ ये जघन्य अपराध हो रहा है तो सरकारों पे क्वेश्चन मार्क लगता है, कानून व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क लगता है, नेताओं पे क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रधानमंत्री पे क्वेश्चन मार्क लगता है, और पार्लियामेंट पे क्वेश्चन मार्क लगता है, और देश के प्रजातंत्र पे और देश के लोगों पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है। वो एक कहावत है ना पत्रकार महोदय कि सरकार नाकाम है सब लिखते हैं, सरकार नाकाम है सब लिखते हैं, हालाते आवाम कौन लिखेगा? हालाते आवाम कौन लिखेगा? आज ये जनता जो यहाँ अपने कामों में बिजी है, ये क्या इस दिन का इंतजार कर रही है कि जब उनकी बेटियों के साथ ये होगा? ये सड़कों पे क्यों नहीं है? ये पार्लियामेंट का घेराव क्यों नहीं कर रहे? ये अपने नेताओं का चक्का जाम क्यों नहीं कर रहे? अपने नेताओं के घरों में क्यों नहीं घुस रहे? आप मुझे ये बताओ ना। फुर्सत नहीं है पत्रकार महोदय, व्यक्तिगत स्वार्थ से फुर्सत नहीं है। तो यहाँ बात यह है कि 2024 का चुनाव जो लड़ा जाएगा, निश्चित फर्क पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित है फर्क पड़ेगा, लेकिन अपोजिशन का नहीं, सिर्फ नारी रक्षा और सुरक्षा का। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मैं मानता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी, और ये अपने जो हेमंत के ये जो अपने असम के सीएम है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र 3 लोग आप मुझे इस देश में आदरणीय लगते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब गली गली, शहर शहर, गांव गांव में घटनाएं देखने को मिलेगी। उससे पहले जिस देश में एक कथन हो कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। एंड वेयर दे आर नॉट गिवन रिस्पेक्ट ऑल एक्शंस रिजल्ट इन फेलियर। ये मनुस्मृति का श्लोक है जो स्वयं साक्षात मनु भगवान की वाणी है। पत्रकार महोदय, मैं चाहता हूं कि वो न्याय जो मनुस्मृति देती है, मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय जजेस से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी बेटियां हैं, मात्र और मात्र एक भारतीय, मैं एक गोरक्षा में भी हूं, मैं पत्रकार महोदय, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूं, और मैं हर कोरोना के टाइम भी मैंने कम से कम 400 लोगों की 400 लोग, मैं जान बचाने वाला कौन होता हूं, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया लोगों को सिलेंडर पहुंचाने में और ये सब फ्री चिकित्सा उपलब्ध कराने में। मैं किसी ये शुल्क नहीं लेता पत्रकार महोदय, निःशुल्क करता हूं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि जो न्याय मनुस्मृति देती है कि जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है उसको बीच चौराहे पे सरेआम फांसी दो, और उसके माता पिता को बुलाया जाए और उसकी माता से ये कहा जाए कि आपने कैसी कोख है आपकी, कि जिस कोख ने ऐसा बच्चा जन्म दिया, और उसके पिता को ये कहा जाए कि क्या ये आपने पूरे जिंदगी इसको संस्कार दिए जो इन्होंने आप दोनों का नाम भी कलंकित कर दिया। पत्रकार महोदय, अंत में एक बात और रखना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से। इसका सोल्यूशन सब पूछना चाहते हैं, मैंने कईयों से पूछा कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। पत्रकार महोदय, एकमात्र सॉल्यूशन है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसको इसके अलावा कोई कम नहीं कर सकता। इसकी जानकारी भी जनता को दे देता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पत्रकार महोदय असम में भी था, मिजोरम में भी था और मणिपुर में भी था। ये इम्प्लीमेंट, इसको साजिश के तहत हटवाया गया और ये कहा गया कि स्टेट पुलिस जो है वो सक्षम है ये सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए। अब पत्रकार महोदय, मुझे एक बात बताओ, मेरे स्टेट में अगर ये घटना हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का उत्तरदायित्व है ना। संविधान तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का उत्तरदायित्व है ना। अगर सेंटर ही सब कुछ करेगा, अगर मोदी ही सब कुछ करेगा, तो स्टेट का सीएम क्या कर रहा है फिर? स्टेट का सीएम क्या कर रहा है? अगर ये है तो मैं ये चाहता हूं कि देखो, नेताओं को लालच होता है वोट का, ठीक है पत्रकार महोदय, तो राजनीति से ये कभी नहीं बनेगा, कभी कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा है स्टेट पुलिस। अब पत्रकार महोदय, ये आप भी जानते हो कि आपकी स्टेट में पुलिस की रिक्रूटमेंट कैसे होती है। अब वो पुलिस वाला आपके आसपास के एरिया का ही होता है, तो उसका आपके साथ मन जो है वो मिला हुआ होता है, तो वो इमोशंस कनेक्टेड है, तो वो भी आपके डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और जो आर्म्ड फोर्सेज है जो सेंटर में काम कर रही हैं, सिर्फ वो इस घटना को पे विराम लगा सकती हैं। तो मैं ये जनता सरकार को ये बोलना चाहता हूँ, AFSPA को दोबारा रीइम्प्लीमेंट किया जाए ताकि क्षेत्र में शांति बहाल हो। मिजोरम ये जो बर्मा की बाउंड्री है, इसको पूरी तरीके से सील किया जाए। उन NGO को आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए जो बाहर से, विदेशों से पैसा लेते हैं, ब्रिटेन से और यूरोप से पैसा लेते हैं और यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज को देते हैं और जो धर्मांतरण के धंधे में इन्वॉल्व हैं। और चौथा, चाइना से जितने भी आर्म्स ट्रैफिकर हैं जो आर्म्स ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं,
सर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।